हेलो एवरीवन, होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे BPCS 185 डेवलपिंग इमोशनल कॉम्पिटेंसी की यूनिट 4, 5 और 6। पिछले वीडियो में हमने 1, 2 और 3 वीडियो कंप्लीट कर लिए थे। उसमें हमने जितने भी तीनों चैप्टर्स के जो हमें मेन टॉपिक्स है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, और साथ ही साथ हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन भी किया था टॉपिक्स को लेके। बाकी अगर आपको चैप्टर वाइज की अलग से वीडियो चाहिए तो वो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप वहाँ से डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट पे चले जाओगे और फिर वहाँ से आप चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स को अच्छे से कवर कर सकते हो, जिसमें मैंने डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें तो सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी कि इसमें कौन सा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा, और थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे ओवर, लाइक एक मोटा मोटा होता है ना कि हम एक डिस्कस कर सकते हैं, वो आज हम कर लेंगे। ठीक है, तो यूनिट 4 में हम देखते हैं कि सबसे पहले तो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंसी दो कैटेगरी में डिवाइड होती है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी और एक इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी। इंट्रो मतलब आप जो खुद को लेके अवेयरनेस होते हो और खुद को किस तरीके से मैनेज करते हो। इंटर में आता है आपका सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप। ठीक है, तो सबसे पहले है इमोशंस एंड सेल्फ कंट्रोल। सबसे पहली चीज़ तो ये फोकस होनी चाहिए कि आप किस तरीके से फील कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो, किस तरीके से वो इफ़ेक्ट हो रहा है आपके रिलेशनशिप पे, आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, किस तरीके से आप परफॉर्मेंस दे रहे हो। इमोशनल एबिलिटी हमारी लाइफ के हर एक फेस पे हमारी उसका इम्पैक्ट है ना बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि आपके इमोशंस ही आप किस तरीके से डिस्क्राइब करते हो, किस तरीके से कंट्रोल करते हो, ये बहुत मेन रोल रहता है। क्योंकि आपके इमोशंस ही एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उसको अगर आप अच्छे से डिस्क्राइब नहीं करते हो, फील जो आपके मन में जो बातें होती हैं उसको अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाते, तो सामने वाले के पास है ना वो चीज़ें नहीं पहुंच पाती जो आप उसको बताना चाहते हो। तो इमोशंस की एबिलिटी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देती है हमारी लाइफ पे। तो इसलिए उसको पर्सनली भी एंड अगर आप प्रोफेशनल वर्क प्लेस पे भी देखो तो उसका भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या होता है, उसकी क्यों इतनी इम्पोर्टेंस होती है। इमोशनल सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये है कि आपके अंदर वो एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप जब गुस्सा हो रहे हो तो उसको आइडेंटिफाई कर पाओ, अगर कुछ और अग्रेसिव हो रहे हो तो उसको आइडेंटिफाई कर पाओ, आपका इन अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर होता है आप वो ना कर पाओ। लाइक हर एक चीज़ को आपको अपने इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल कर पाते हो, नहीं कर पाते हो। जो खुद के इमोशंस होते हैं, सबसे ज़्यादा गुस्सा होता है ना, जो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। अगर आप किसी टाइम पे गुस्सा कर रहे हो, गुस्से में आप बहुत सारी चीज़ें बोल देते हो, तो उसका बाद में जो असर होता है, उस टाइम पे तो आप चलो ठीक है, आपको कोई नहीं बोलेगा, जो सबको पता है कि आप उस टाइम पे गुस्से में हो, लेकिन बाद में उसका असर बहुत ज़्यादा नेगेटिव पड़ता है। आपके रिलेशनशिप भी ख़राब हो जाते हैं, आप वर्क प्लेस पे भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फिर आपके लाइफ में ना वो एक्साइटमेंट, वो खुशी वो नहीं रह पाती है। तो कंट्रोल करना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी थिंकिंग भी उसी के ऊपर बेस्ड होती है, रीजनिंग भी उसी के ऊपर बेस्ड होती है। आप किस तरीके से एनालाइज करते हो चीज़ों को, वो भी आपका सारी चीज़ें आपके इमोशंस को कंट्रोल करने के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, और इसके कुछ स्ट्रेटजीज भी होती हैं जो आपकी हेल्प कर सकती है आपको सेल्फ कंट्रोल कराने में। तो सबसे पहली चीज़ होती है अवेयरनेस अबाउट द प्रेजेंट इमोशनल स्टेट। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि जो जिस सिचुएशन पे आप हो, जिस प्रेजेंट मतलब अभी जो आप जिस स्टेट पे हो, उस के उस टाइम पे जो आपके इमोशंस आ रहे हैं उसको लेके आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड आता है डिटरमाइन अंडरलाइंग कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंट इमोशनल सिचुएशन। मतलब नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहे हो। लाइक आप बैकवर्ड मतलब पीछे जाके देख सकते हो कि ऐसे सिचुएशन हुई थी एंड देन उसके बाद मेरे को ऐसा फील हो रहा है। लाइक आप उसको अंडरलाइन करो कि ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, मैं क्यों इतना फील कर रहा हूँ, ऐसे फील क्यों कर रही हूँ मैं।
ये अंडरलाइन करने की आपकी ज़रूरत होती है। थर्ड आर अडॉप्टिंग मेजर्स फॉर गेटिंग कंट्रोल ऑफ द इमोशनल स्टेट। मतलब आपको ऐसे कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए जो आपके इमोशंस को कंट्रोल कराने में आपकी हेल्प करे। देन उसके बाद आता है इमोशंस एंड असर्टिवनेस। अब असर्टिवनेस का मतलब ये होता है कि आप कितने मतलब आप कितने कैसे आप अपने आप को अंडरस्टैंड करते हो अपने इमोशंस को लेके, कितनी ज़्यादा असर्टिवनेस हो कि आप ये चीज़ें कवर कर सको, उसको अंडरस्टैंड कर दो। आपके अंदर वो एबिलिटी है नहीं है आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में, किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो, आपका इंटरपर्सनल इंटरेक्शन, क्योंकि आप जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हो ना उसका असर आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे भी जाके पड़ता है। तो इसलिए आपको किस तरीके से कम्युनिकेट करना होता है ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी होती है। कहते हैं ना कि आप जिस तरीके से आप बात करोगे ना उसी तरीके से सामने वाला भी आपसे उसी तरीके से बात करेगा। अगर आप चिल्ला के बात करो तो सामने वाला डबल चिल्ला के आपसे बात करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो। वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आपको जहाँ पे जिस तरीके से बात करनी चाहिए वो उस चीज़ पे आप कंट्रोल कर सको। ठीक है। अब इसको स्ट्रेटेजी डेवलप करने के लिए भी हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे बीइंग अवेयर ऑफ वन इमोशंस। आपको अपने इमोशंस को लेके अवेयर होना चाहिए। बीइंग अवेयर ऑफ अदर इमोशंस, दूसरों के इमोशंस को भी लेके आपको अवेयर होना चाहिए। टेकिंग केयर फोकसिंग ऑन द सी ऑफ द असर्टिवनेस। कुछ जो सी के जो पॉइंट्स होते हैं वो आपके असर्टिवनेस के अंदर बहुत ज़रूरी होते हैं जिनके आपके ऊपर फोकस करना चाहिए, जैसे क्लियर, कॉन्सियस, कॉन्फिडेंस, करेज एंड कंट्रोल। ये आपके सी 5 पॉइंट्स होते हैं जिन पे आप पे फोकस करना चाहिए। ठीक है। और इनको अडॉप्ट करना चाहिए। फोर्थ आता है प्रैक्टिस योर असर्टिव डायलॉग्स एंड बीइंग माइंडफुल। ये आपके 5 पॉइंट्स होते हैं जो आपको हेल्प करता है असर्टिवनेस को डेवलप करने में। ठीक है। अब आती है हमारी यूनिट 5 जिसमें आपके इमोशंस, सेल्फ रिगार्ड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में बताया है। तो सेल्फ रिगार्ड तो हम सबसे पहले ही देखते हैं कि सेल्फ रिगार्ड मतलब कि आप किस तरीके से रिस्पेक्ट करते हो दूसरों के इमोशंस को लेके, उनकी स्ट्रेंथ को, उनकी एबिलिटीज़ को, उनकी क्वालिटीज़ को, उनके स्किल्स को, वो सारी चीज़ें। मतलब दूसरों के भी हमें दूसरों की चीज़ों को हम फिर भी देख लेते हैं, लेकिन आप खुद को लेके कितना हम ये बोल सकते हैं कि आप खुद को कितने रिस्पेक्ट करते हो। कहते हैं ना कि खुद से प्यार करना चाहिए, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को भी और नेगेटिव पॉइंट्स को भी। जैसे मेरी नेगेटिव पॉइंट्स है कि मैं बहुत जल्दी रोने लग जाती हूँ, और अगर स्टडी से रिलेटेड बोले तो मेरी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और इसलिए कई बार मैं कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ। पर मुझे पता है ये मेरी कमी है, तो मैंने इसको एक्सेप्ट कर रखा है। और मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स ये है कि मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा ठीक ठाक हूँ, तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, खेलना कूदना, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये मुझे अच्छी लगती है, मैं ये चीज़ें करती हूँ। ड्राइंग में मैं बहुत अच्छी हूँ तो मैं स्केचेस करती रहती हूँ। तो ये मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स भी और नेगेटिव पॉइंट्स को भी मैंने दोनों को एक्सेप्ट कर रखा है। तो अगर कोई आके मुझे इस चीज़ को पिंग करे कि आप प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं करते हो, कुछ वर्ड्स आप अच्छे से नहीं बोलते हो, तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, या हाँ ये मेरे अंदर कमी है, तो मुझे बुरा फील नहीं होता है। कुछ वर्ड्स में मैं ट्राई करती हूँ कि हाँ वो ठीक हो जाते हैं, अगर कुछ में नहीं होते हैं तो आई एक्सेप्टेड। बट कई ऐसे लोग होते हैं ना उनको वो चीज़ बुरी लग जाती है, एंड देन वो चीज़ें नहीं करते हैं दोबारा, बट मैं फिर भी ट्राई करती रहती हूँ। तो आपको ट्राई करते रहना चाहिए अपने नेगेटिव पॉइंट्स को भी, तो वो आप है ना ठीक कर दोगे अपने वापस से। तो हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीज़ों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ये होता है आपका सेल्फ रिगार्ड। ठीक है। अब सेल्फ रिगार्ड पॉजिटिव एंड सेंस ऑफ वर्थीनेस को कवर करता है। अब इसको स्ट्रेटेजी को डेवलप करने के लिए कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहला आता है अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस इन द डेवलपमेंटल पीरियड। जब आपका डेवलपमेंटल पीरियड होता है उसमें आपको जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो उस चीज़ों को आपको लर्न करना चाहिए, जैसे आई, मी, माई सेल्फ, ये सारे जो थॉट्स होते हैं,
आपके जो माइंड में जो चीज़ें आती है वो सारी चीज़ें आपको डेवलप करनी चाहिए और सबको लर्न करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम स्कूल एनवायरनमेंट में भी जाते हैं, घर पे भी रहते हैं, बाहर भी बच्चों के साथ खेलते हैं, मतलब जो हमारे दोस्त होते हैं उनके कज़न्स के साथ खेलते हैं, तो उनके साथ रह रह के हमें ना बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें सीखते रहनी चाहिए। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ सेल्फ रिगार्ड। सेल्फ सेल्फ जो रिगार्ड के जो अलग जो डिफरेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको डेवलप करना चाहिए, जैसे सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एक्सेप्टेशन, सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये 5 पॉइंट्स भी हमें लर्न करने चाहिए, लाइक इनको भी हमें डेवलप करना चाहिए। फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब कि आप कितने ज़्यादा लाइक आप चीज़ों लाइक होता ना कि हम जो हमारी हाईएस्ट नीड होती है ना, जिसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, देन हम बोल सकते हैं कि हाँ हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। सबसे पहली चीज़ आती है साइकोलॉजिकली, फिर आता है सेफ्टी, फिर आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर आता है स्ट्रीम, लास्ट आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो आपकी हाईएस्ट नीड होती है जिसे आप एक्सेप्ट कर लेते हो। तो ये होती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, मतलब मैस्लो जो है उन्होंने ये हायरार्की ऑफ नीड के बारे में बताया है, जो एक पर्सन की नीड से उनके जो नीड्स होती है वो कंप्लीट होती जाती है। सबसे पहले साइकोलॉजी आती है, फिर सेफ्टी आती है, फिर लव आता है, फिर स्ट्रीम आती है, एंड देन आपका फिर हाईएस्ट नीड आती है। उसके बाद इसमें भी आपके इसको डेवलप करने की कुछ स्ट्रेटजीज हैं। सबसे पहले अवेयरनेस अबाउट वन सेल्फ, complete acceptation of oneself, controlling of one emotions, decide your goals and show perseverance, एंड फिर उसके बाद है लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड कल्टिवेटिंग अ प्रॉपर माइंडसेट। ये थे आपके 6 पॉइंट्स जो आपके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को कवर मतलब डेवलप करती हैं। इन स्ट्रेटजीज़ को हमें डेवलप करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं लास्ट यूनिट पे, जिसका नाम है स्ट्रेटजीज टू डेवलप इमोशनल कॉम्पिटेंसी। तो सबसे पहले तो जो इमोशनल कॉम्पिटेंसी है वो होता क्या है। इमोशनल कॉम्पिटेंसी है आपका सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, सोशल स्किल, लाइक आपकी जो ओवरऑल जो सारी चीज़ें हैं, लाइक कि आप खुद को कितना जानते हो, खुद को कितना मैनेज करते हो, दूसरों के इमोशंस को कितना समझ पाते हो, दूसरों के चीज़ों को कितना एक्सेप्ट करते हो, लोगों को अप्रिशिएट करना, उनके इमोशंस को देखना, उनको हैंडल करना। आप ये सारी चीज़ें जब आप ओवरऑल कर पाते हो, मतलब आप खुद के भी और दूसरों के भी, तो आप इमोशनल कॉम्पिटेंसी आपके अंदर है। इमोशनल कॉम्पिटेंसी सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ नॉलेज है इमोशन से रिलेटेड, कि आपके इमोशन से रिलेटेड आपको ये सारी नॉलेज है कि हाँ ये थोड़ा सा वीक हो रहा है, शायद ये इमोशनल हो सकता है, मतलब ये सिर्फ नॉलेज नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आपको किस टाइम पे कौन से इमोशंस को लेके आना चाहिए, एंड देन उसको आपको हैंडल करना चाहिए, और कौन से सिचुएशन पे इस वाले इमोशंस को अवॉइड करना है और दूसरे वाले को लेके आना है। ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, एंड तभी आप इमोशनल कॉम्पिटेंसी हो सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस को क्या हम लर्न कर सकते हैं। इमोशनल जो इमोशनल इंटेलिजेंसी है वो तो मतलब इतना ज़्यादा है ना कि मतलब एक असेसमेंट लेवल होता है जिसमें हम एक लेवल तक ही उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम सबसे ज़्यादा अगर हमें अटेंशन देने होते हैं तो हम सेल्फ अवेयरनेस पे, सेल्फ रेगुलेशन पे, मोटिवेशंस को, सोशल स्किल, ये सारी चीज़ें असेसमेंट करते हैं। और इसमें कई बार हम चीज़ों को रिसीव भी करते हैं, फीडबैक भी देते हैं और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और इंटेलिजेंसी का मतलब ये है कि आपका जो इंटेलिजेंसी क्वेश्चन है वो कितना है, और इमोशनल इंटेलिजेंसी मतलब आपका इमोशनल क्वेश्चन कितना है, हम उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। और आईक्यू हमारा
कॉग्निटिव एबिलिटी को डिफाइन करता है, मतलब इंटेलिजेंसी जो क्वेश्चन होता है वो आपका कॉग्निटिव एबिलिटी को डिफाइन करता है। जैसे कि आपकी थिंकिंग कैसी है, रीजनिंग कैसी है, लैंग्वेज कैसी है, आप लॉजिकली सोच रहे हो नहीं एनालिटिकल हो, डिसीजंस लेना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, जजमेंट देना, ये सारे आपके आईक्यू के अंदर आते हैं जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के अंदर कवर करते हैं। ठीक है। और इमोशनल क्वेश्चन आपका होता है आपके जो आपके इमोशंस स्किल एंड इमोशंस लैंग्वेज, मतलब इमोशनल स्किल भी कि आप इमोशनल स्किल्स कितनी हैं आपके अंदर, और इमोशंस की जो लैंग्वेज होती है इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ असेसमेंट, इंट्रोपर्सनल स्किल और चीज़ों को कितना किस तरीके से आप लेते हो, सिचुएशन को किस तरीके से सोचते हो, ऑप्टिमिज्म हो या नहीं हो, असर्टिवनेस हो या नहीं हो, ये सारी चीज़ें आपके EQ के अंदर होते हैं, मतलब इमोशनल क्वेश्चन के अंदर। और ये चीज़ आप है ना, जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो ना, वैसे वैसे आप एक स्टेज पे आके इन चीज़ों को लर्न करते चलते हो। ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि स्ट्रेटजीज क्या है इमोशनल कॉम्पिटेंसी को डेवलप करने की। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। डेवलप इमोशनल कॉम्पिटेंसी के स्ट्रेटजीज, ओके, ये याद से अच्छे से कर लेना। ठीक है। इसमें आपके दो स्ट्रेटजीज आती हैं। सबसे पहले आती है इंटरपर्सनल एंड इंटरपर्सनल, जिसमें हमने फोर्थ वाले यूनिट में सबसे पहले हमने देखा था ना कि आपके इमोशनल इंटेलिजेंसी और इमोशनल कॉम्पिटेंसी में सेम चीज़ें होती है। ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका इंटरपर्सनल आता है, इंटरपर्सनल में आपके सबसे पहले आती है फोकसिंग ऑन द एक्सेप्ट्स ऑफ इमोशंस। सबसे पहले फोकस करना होता है कि आपके कैसे इमोशंस आए हैं, उसको अंडरस्टैंड करना, उसका नेचर क्या है, वो सारी चीज़ें करना। ठीक है। सेकंड आता है बीइंग अवेयर ऑफ योर सेल्फ, मतलब खुद के बारे में जानना कि आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, क्या बिहेव कर रहे हो, खुश हो, उदास हो, गुस्सा हो, चिड़चिड़े हो, रोना आ रहा है, मतलब खुद के बारे में जानना। ठीक है। उसके बाद आता है बीइंग असर्टिव, मतलब आप असर्टिव हो या नहीं हो, मतलब चीज़ों को लेके क्लियर हो या नहीं हो, कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो, और इन फ्यूचर में भी आपको चीज़ों को लेके, जो रिलेशनशिप को लेके आप क्लियर हो या नहीं हो, मतलब हाँ ये जो रिलेशनशिप है हमारा इन फ्यूचर में भी हम इसके साथ ही रहना चाहते हैं और ये हमारे लिए परफेक्ट है। ठीक है। मतलब सर्टिव होना, असर्टिवनेस होना। फिर आता है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चर। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चर मतलब कि आप जो आपके थॉट्स है ना, जो आप सोच रहे हो उसको लेके आप कितना अवेयर हो, अगर उसमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो आप उसमें किस तरीके से चेंज करते हो, आपका क्या चेंज होगा, क्या पर्सपेक्टिव होगा, क्या पॉसिबिलिटी है कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उसको किस तरीके से अवॉइड करना है, रिस्ट्रक्चरिंग करना है, लाइक दोबारा से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्ट्रेटजीज बनानी है, तो वो सारी चीज़ें आपके कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग में आपकी हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है बीइंग माइंडफुल। बीइंग माइंडफुल मतलब आप जो आपका स्टेट ऑफ माइंड होता है उसको आप कितना लेके अवेयर हो, क्योंकि वो आपकी हेल्प करता है कि आप सेल्फ कंट्रोल एंड रेगुलेटर को आप डेवलप करो, ताकि आपके जो इमोशंस हैं, जो आप फील कर रहे हो उसको लेके आप अवेयर हो जाओ और आपका जो स्ट्रेस है उसको आप अवॉइड कर सको। ठीक है। फिर आता है बीइंग रिसाइलेंट। रिसाइलेंस मतलब एक एबिलिटी होती है जो हमें फेस कराती है डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। उसमें जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसमें से बाहर निकल के हम दोबारा से अपनी लाइफ पे फोकस करते हैं और दोबारा से काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कॉपिंग स्ट्रेटजीज। कॉपिंग स्ट्रेटजीज में आपके दो आते हैं, इमोशन फोकस कॉपिंग और प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग। इमोशन फोकस कॉपिंग आपके इमोशंस के बारे में आपको हेल्प करती है कि आपको किस तरीके से अपने इमोशंस को मैनेज करना है एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है। प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग में क्या है ना कि आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं,
आपको किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, टाइम मैनेज करके आपको स्ट्रेटजीज बनानी है। एंड उसके बाद आप प्रॉब्लम को सॉल्व करके दोबारा से प्लानिंग करो एंड दोबारा से एग्जीक्यूट करो, तो वो आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है। फिर आता है इसी में डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप खुद पॉजिटिव नहीं रहोगे जब तो आप कैसे काम कर पाओगे। लाइक होता ना कि जितना पॉजिटिव रहोगे उतना जल्दी आप अपने काम पे फोकस करते हो, अच्छे से कर पाते हो और प्रॉपर अच्छे से हमारा काम होता भी है। कई बार क्या होता है कि वो हमारा काम हो सकता है बट हम उसको लेकर नेगेटिव फीलिंग्स ले आते हैं, दैन उसके बाद उसका रिजल्ट जो होता है वो नेगेटिव आता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम जब पॉजिटिव सोचते हैं तो उसका रिजल्ट भी हमारा पॉजिटिव ही आता है। तो जो ये हमारे 8 जो पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए, ये आपके सारे इंट्रोपर्सनल जो आपके इंट्रोपर्सनल एक्सेप्ट है, मतलब इमोशनल कॉम्पिटेंसी की जो स्ट्रेटेजी है उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है। अब आते हैं इंटरपर्सनल जो है उसको, जो हम बाहर लोगों से रिलेटेड जो उनको हम कैसे समझ सकते हैं, उनकी चीज़ों को कैसे, उनसे रिलेटेड हम चीज़ों को कैसे डेवलप करें, उनकी स्ट्रेटजीज अभी हम देखेंगे। सबसे पहले आती है डेवलपमेंट एम्पैथी। मतलब आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप दूसरों के पर्सपेक्टिव को देख सको, उनके फीलिंग्स और उनके इमोशंस को समझ सको। तो आपको एम्पैथी को डेवलप करना चाहिए। सेकंड आता है डेवलपमेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। अब कम्युनिकेशन स्किल भी उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सामने वाला आपसे अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है तो आप उसको प्रॉब्लम को किस तरीके से सुनते हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर सामने वाला कोई आपको बात बता रहा है और आप बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हो, उसकी बातों को इतने ध्यान से नहीं सुन रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, हाथों को ऐसे मसल रहे हो, फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो सामने वाला अपनी प्रॉब्लम्स आपको बताएगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता चल जाएगा, क्योंकि आप जिस तरीके से बिहेव करोगे ना उसको पता चल जाएगा एंड देन वो अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताएगा, तो आपका वो रिलेशनशिप आपका ख़राब हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन स्किल भी उतनी और आपको डेवलप करनी चाहिए, किस तरीके से बात करना चाहिए, किस तरीके से सुनना चाहिए, किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज को किस तरीके से रखना चाहिए। ठीक है। फिर आता है थर्ड पॉइंट, एनहेंसिंग डिसीजंस मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ये हमारी जो डिसीजंस मेकिंग है और प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो एबिलिटी होती है उसको एनहेंस करते हैं, ताकि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और डिसीजंस को ले सकें। उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट आता है इसमें, डेवलपिंग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल हमारी हेल्प करती है कि हमें किस तरीके से असर्टिव होना चाहिए, एक्सप्रेसिव होना चाहिए एंड किस टाइम पे किस पर्सन को कौन सी चीज़ की ज़रूरत है उसको हम वो चीज़ प्रोवाइड कर सके। चूँकि बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड मतलब चीज़ है कि हम कन्फ्लिक्ट को जितना हो सके अवॉइड करें एंड फोकस करें कि कौन सी चीज़ है जिसे हमें अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करना चाहिए। ठीक है। तो ये थे आज का 3 यूनिट जो आज हमने कवर कर लिए हैं। होप आप सबको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक में आपकी हेल्प करूँगी। एंड बेस्ट ऑफ द लक फॉर द एग्ज़ाम। अच्छे से पेपर दे के आना और जितना हो सके ना उसको अच्छे से करके आना। मीन्स कि आपको मतलब ये इतने वर्ड्स जो है ना इनके बारे में हमें पता है बट उसको हमें ना किस तरीके से लिखना है, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। एंड जो आपको एग्ज़ाम्पल समझ में आ रहा है कि हाँ इस पॉइंट्स में हम ये एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं, वो एग्ज़ाम्पल भी लिख लेना। जो कि मैंने भी एग्ज़ाम्पल्स लिखे हैं, उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले हैं मुझे। तो ओवरऑल आप इसमें बहुत अच्छे मार्क्स कवर कर सकते हो, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट लिखना है, तो इसका ध्यान रखना। और अगर फिर भी कोई चीज़ अगर आपको पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको इस जवाब दे दूँगी। ठीक है, बाय बाय।